Everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. तो आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आज पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग का नया कोर्स जो है वो लॉन्च करने जा रही हूँ और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसका ओरिजिन कैसा था। तो यहाँ पर लेक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो ये जो मेरी सीरीज़ है ये बीटेक केमिकल स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप गेट एस्पिरेंट हैं तो गेट में केमिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिफाइनिंग का पोर्शन आता है वो अपना यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और अगर आप पीएसयूज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेट्रोलियम सेक्शन से, जिसमें आपका कॉम्पोजिशन से लेकर बॉइलिंग पॉइंट्स, रेंजेस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। और जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जो कि डिप्लोमा पेट्रोलियम से या केमिकल से कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि उनको बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। उनके जो भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक्स से रिलेटेड आते हैं। तो पेट्रोलियम का कॉम्पोजिशन क्या है, पेट्रोलियम का बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस क्या होंगी, डिस्टिलेशन क्या होगा, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होगा, सेपरेशन क्राइटेरिया क्या होगा, ये सारी ही चीज़ें हम इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट केमिकल पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वाले हैं, चाहे वो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं या डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, पीएसयू एस्पिरेंट्स हैं या गेट एस्पिरेंट्स हैं, वो यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। उनको नोट्स भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूँगी। द कंटेंट क्या रहेगा? द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ दी origin and occurrence of crude oil and natural gas, and second is the exploration, drilling and processing of crude oil. फर्स्ट पार्ट में हम लोग ओरिजिन और अक्रेंस को डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है ये हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल कम ऑन हाउ टू एक्सप्लोर एंड ड्रिल दी क्रूड ऑयल, एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस द प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड ऑयल। तो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि millions of years ago earth was full of plants and animals, and most of the life was located in or adjacent to the ancient rivers, lakes and sea. Plants and animals died and their remains settled to the bottom of these bodies of water. और ये माना जाता है कि पेट्रोलियम इन्हीं मरीन एनिमल्स और प्लांट्स से मिलकर बना है। तो फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमारा नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो है हमारा, और कोल जो है वो हमारा आता है फॉसिल फ्यूल्स में। और पेट्रोलियम अर्थ की बहुत ही डीपर लेयर में पाया जाता है। पेट्रोलियम उन ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है जो कि पानी में रहते थे, और ये जो ऑर्गेनिज्म थे ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे। इनमें टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा थे, और इनके साथ फिशेस और दूसरे स्मॉल क्रिएचर्स भी रहा करते थे। जैसे जैसे ये मरीन ऑर्गेनिज्म मरते गए तो वो सी फ्लोर पर सेटल होते गए और सैंड और क्लेस की लेयर उन पर जमती गई, और ये प्रोसेस मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता रहा, और ऑर्गेनिज्म सैंड और क्ले लेयर के नीचे दबते रहे। वाटर, सैंड और क्ले की लेयर इन डेड ऑर्गेनिज्म को एयर से बचाती रही, और एयर से बचने की वजह से क्या हुआ कि ये पूरी तरह से डीके नहीं हो पाई, और उनके साथ डेड रिमेन्स पर सैंड और क्लेस की लेयर का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता गया, और अर्थ की डीपर लेयर का टेम्परेचर भी साथ ही साथ बढ़ता गया, जिसकी वजह से ये डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड हो गए पेट्रोलियम में, और इससे बना हमारा पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान सैंड और क्ले की लेयर भी रॉक बन गई। जो सैंड और क्लेस की लेयर्स होती हैं वो क्या बन जाती हैं? रॉक्स बन जाती हैं, और इसलिए पेट्रोलियम इन रॉक्स के बीच में ट्रैप हो जाता है,
और इसलिए इसे कहते हैं रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। और क्योंकि ये रॉक्स के बीच में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। तो हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोलियम मरीन ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में थे। जबकि अगर हम कोल को देखें तो कोल भी हमारा फॉसिल फ्यूल है, बट जो कोल है वो डेड ट्रीज और प्लांट से मिलकर बना है, जो कि लैंड्स पर रहते थे। तो यहाँ पर पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको बताया कि जो पेट्रोलियम है वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी, ऑयल एंड नेचुरल गैस वर फॉर्म्ड 100 years ago from the prehistoric plants and animals, and it is believed that hydrocarbon formed by the thermal maturation of the organic matter buried deep in the earth. Over the million of years, under extreme pressure and high temperature, these organic matters converted to hydrocarbons consisting of oil and gas. Hydrocarbons are present in the variety of forms: kerosene, asphalt, crude oil, natural gas, condensate and coal in solid form. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि जो पेट्रोलियम है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो पेट्रोलियम जब बन जाता है तो इसको हम एक्सप्लोर कैसे करते हैं, इसकी ड्रिलिंग कैसे करते हैं। ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंक्लूड्स एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, एक्सट्रैक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो जब हम ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग, extraction and stabilization of oil and gas. Then the underground trap of oil and gas are called reservoir. तो जो आपके रिजर्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? द अंडरग्राउंड ट्रैप ऑफ ऑयल एंड गैस, उनको हम कहते हैं रिजर्वायर। वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैप्स आर स्ट्रक्चरल ट्रैप्स, स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स एंड कॉम्बिनेशन ट्रैप्स। तो यहाँ पर 3 टाइप के ट्रैप्स होते हैं: structural traps, stratigraphic traps and combination traps. Most reservoir contain water also along with oil and gas. तो आपका जो ऑयल एंड गैस होता है उसके साथ वाटर भी, बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स होते हैं जहाँ पर प्रेजेंट होता है। रिजर्व्स आर क्लासिफाइड एज प्रोवेन, प्रोबेबल एंड पॉसिबल रिजर्व्स। तो यहाँ पर जो रिजर्व्स होते हैं वो होते हैं प्रोवेन रिजर्व्स, प्रोबेबल रिजर्व्स एंड द पॉसिबल रिजर्व्स। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे, इनकी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन लेक्चर्स में। ये आपका बेसिक लेक्चर है, तो यहाँ पर मैं आपको केवल ये बता रही हूँ कि कौन कौन से टाइप्स के आपके रिजर्व्स होते हैं या ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे टूल्स यूज्ड फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन आर बेस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी चेंजेस। तो जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं ऑयल एंड गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन एंड डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी चेंजेस और द मैग्नेटिक फील्ड चेंज और टाइम चेंज एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस चेंज। तो यहाँ पर जो भी हम टूल्स सिलेक्ट करते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए, वो किस पे बेस्ड होता है? या तो वो ग्रेविटी चेंजेस पे बेस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस पे होगा, टाइम चेंजेस पे होगा, या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस पे बेस्ड होगा। 3-dimensional seismic technology based on the sound waves identify the subsurface formation by reflection of sound, and it is significantly improves the method of estimating the ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे जो सीस्मिक टेक्नोलॉजी है, सीस्मिक टेक्नोलॉजी के आने से बाद बहुत ही इम्प्रूव हो गया है ऑयल एंड गैस के डिपॉजिट्स को एस्टिमेट करने का जो मेथड है वो बहुत ही इजी हो गया है, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव कर गई है सीस्मिक टेक्नोलॉजी के आने के बाद। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी
अब जब हम एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एक्सप्लोरेशन इज़ द ड्रिलिंग ऑफ एक्सप्लोरेटरी वेल। तो एक्सप्लोरेशन जब हम कर लेते हैं तो हम उसके बाद करते हैं ड्रिलिंग। उसके बाद हम करते हैं जो वेल है उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी वेल, और उसकी हम करते हैं फिर ड्रिलिंग। अब ड्रिलिंग में भी वर्टिकल ड्रिलिंग और द हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कैसे हो सकती है, या तो हम ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टल करते हैं या फिर वर्टिकल ड्रिलिंग होती है। ड्रिलिंग में भी परफॉर्म्ड ऑन शोर और ऑफ शोर, या तो हम ड्रिलिंग लैंड पर करते हैं या फिर हम सी में करते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग एंड हाइड्रोफ्रैक्चरिंग हैज़ रिजल्टेड in economical and more productive drilling of shale gas, which was not economical with conventional vertical drilling। जो वर्टिकल ड्रिलिंग होती थी, कन्वेंशनल ड्रिलिंग होती थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और हाइड्रोफ्रैक्चरिंग को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, बिकॉज दे रिजल्टेड इन इकोनॉमिकल एंड मोर प्रोडक्टिव ड्रिलिंग ऑफ शेल गैस। ठीक है, विच वॉज नॉट इकोनॉमिकल विद द कन्वेंशनल वर्टिकल ड्रिलिंग। ठीक है, तो अभी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग और हाइड्रोफ्रैक्चरिंग जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है अगर हम ड्रिलिंग करना चाहते हैं शेल गैस की। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन कैसे होती है, क्रूड ऑयल कैसे फॉर्म्ड हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है कौन सी लोकेशंस पर आपको ऑयल मिलने के चांसेस हैं। आपके पास एक जियोलॉजिस्ट होता है जो आपको ये बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी लोकेशंस पर हम एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कहाँ करेंगे। उसके बाद जब हमें पता चल जाता है सिस्मिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से कि हमारा ये एरिया जो है ये प्रोविन एरिया है, इसमें हम जो है यहाँ पर चांसेस हैं ऑयल के मिलने के, तब हम उसके बाद फिर ड्रिलिंग पर फाइनली आते हैं। तो ड्रिलिंग के बाद क्या होता है कि जब हम ऑयल को ड्रिल कर लेते हैं तो जो हमें ऑयल मिलता है वो हमें बहुत ही थिक ऑयल मिलता है, और वो ब्लैक कलर का, मोस्ट ऑफ दी केसेस में वो ब्लैक कलर का ऑयल होता है और उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रिफाइनिंग पर, और उसके बाद फिर हम रिफाइनिंग करके उसको डिफरेंट कट्स में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हमारा नेफ्था, कैरोसिन, ल्यूब ऑयल्स, फ्यूल ऑयल्स, ये हमें सारे ही कट्स जो है मिलते हैं रिफाइनिंग करने से। तो रिफाइनिंग से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है क्रूड ऑयल के रिस्पेक्ट में, जैसे कि क्रूड ऑयल का कॉम्पोजिशन क्या रहेगा, क्रूड ऑयल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी एपीआई ग्रेविटी कितनी है, और वो कौन से सोर्सेज से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमें रिफाइनिंग से पहले जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊँगी कि कॉम्पोजिशन जो है क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम का वो क्या होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल इज़ बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन हाइड्रोकार्बन्स। तो क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं और नॉन हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट होते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल आर कार्बन एंड द हाइड्रोजन, एंड द कार्बन प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल is from 83 to 87% and hydrogen is 12 to 14%. And non-hydrocarbons present in the crude oil are sulfur compounds, nitrogen compounds and oxygen compounds and some minerals and metals. तो ये जो आपके नॉन हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं इनको बेसिकली हम कहते हैं द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द क्रूड ऑयल। द सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स आर very harmful during the time of processing, so it is important to remove the sulfur, nitrogen and oxygen compound before the processing. ठीक है, इनके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ये क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द रिफाइनिंग। अगर सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड या ऑक्सीजन कंपाउंड प्रेजेंट हैं, इनको हम लेटर ऑन लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि पैराफिन्स क्या होगी, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, एल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला क्या होगा, एल्कीन्स क्या होते हैं और एल्केन्स क्या होते हैं, आइसो एल्केन्स, आइसो पैराफिन्स क्या होते हैं, नेपथीन्स क्या होते हैं। जब आपसे ये पूछा जाता है तो स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं
तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट जो है आप लोगों के लिए टेबलर फॉर्म में आपको दिया है प्रॉपर्टीज़ का। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एल्केन्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेजर हाइड्रोकार्बन्स एल्केन सीरीज़ में प्रेजेंट होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उनकी जो फार्मूला होता है वो क्या रहता है, जनरल फार्मूला सीरीज़ का क्या रहता है। तो अगर हम पैराफिन सीरीज़ की बात करें, पेट्रोलियम में पैराफिन सीरीज़ प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एल्केन सीरीज़। और एल्केन सीरीज़ मतलब स्ट्रेट कार्बन चेन स्ट्रेट होती है, ठीक है। और यहाँ पर मेजर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं पैराफिन सीरीज़ के वो कौन कौन से होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, ठीक है। और ये सारे ही स्ट्रेट कार्बन चेन आपके होते हैं, चाहे वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो सारे ही स्ट्रेट चेन कार्बन होते हैं, ठीक है। तो जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो जो एल्केन सीरीज़ है उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और n क्या होगा, n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। स्मॉल n जो है आपका वो क्या रहेगा, n इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज। जैसे जैसे आपका कार्बन नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। विद नंबर ऑफ कार्बन 25 to 40 पैराफिन बिकम्स वैक्सी। तो पैराफिन क्या होगा, वैक्सी होने लग जाता है जब आपका कार्बन नंबर 25 से 40 की रेंज में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कार्बन नंबर एटम 30 है तो वहाँ पे ये वैक्सी होने लग जाता है। तो यहाँ पर पैराफिन वैक्सी हो जाएगा अगर आपका कार्बन नंबर 25 to 40 की रेंज का रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट जो सीरीज़ प्रेजेंट होती है पेट्रोलियम में वो होती है आइसोपैराफिन्स और इसको हम बोलते हैं आइसो एल्केन्स। और अगर हम इसकी कैरेक्टर की बात करें तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड कार्बन चेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोऑक्टेन आर द मेजर हाइड्रोकार्बन्स ऑफ दिस सीरीज। The number of possible isomers increases as in geometric progression as the number of carbon atom increases। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपका कार्बन एटम नंबर इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्रीज करते हैं आइसोपैराफिन सीरीज़ में। ओलिफिन्स की अगर हम बात करें तो ओलिफिन्स को हम एल्कीन्स भी कहते हैं और इसमें 1 पेयर ऑफ कार्बन एटम रहता है। और यहाँ पर आपका जो मेजर हाइड्रोकार्बन्स होंगे इस सीरीज़ में वो होंगे इथाइलिन एंड प्रोपाइलिन। इथिलीन भी आप इसको कहते हैं, प्रोपिलीन भी कहते हैं, बट मैं इसको इथाइलिन ही बोलती हूँ, प्रोपाइलिन ही बोलती हूँ। तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं कि आपका क्या रहेगा, इथिलीन प्रोपिलीन बोला जाता है और इथाइलिन प्रोपाइलिन। तो जनरल फार्मूला जो इसका रहेगा CnH2n होता है। ओलिफिन्स आर नॉट प्रेजेंट इन क्रूड ऑयल। अगर हम इनहेरेंटली देखें तो क्रूड ऑयल में इनहेरेंटली ओलिफिन्स प्रेजेंट नहीं होते, बट दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दी प्रोसेसिंग के दौरान या प्राइमरी प्रोसेसिंग जब हम करते हैं क्रूड ऑयल की तो ये ओलिफिन्स वहाँ पर जनरेट होते हैं। ओलिफिन्स जो होते हैं वो अनडिज़ायरेबल होते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्योंकि दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। ओलिफिन्स जो होते हैं वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं और लो मॉलिकुलर वेट ओलिफिन्स हैव गुड एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़। जो लो मॉलिकुलर वेट ओलिफिन्स होती हैं उनकी जो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके ओलिफिन्स हैं अनडिजायर्ड फिनिश प्रोडक्ट में ये आपके अनडिज़ायरेबल होते हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। देन हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ आती है वो आती है नैपथीन्स। नैपथीन्स जो होते हैं दे आर 6 कार्बन एटम इन अ रिंग, ठीक है। 6 कार्बन एटम होते हैं रिंग में। साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन, दिस आर दी एग्जाम्पल ऑफ नैपथीन्स सीरीज। जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो CnH2n+2 -2 कैपिटल R N इंटू कैपिटल R स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ नेप्थेनिक रिंग। तो यहाँ पर जो आपका Rn है, जो आपका ये कैपिटल Rn की बात की गई है, Rn इज़ द नंबर ऑफ नेप्थेनिक रिंग,
ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 नेप्थेनिक रिंग होगी। ठीक है। अगर हम एवरेज क्रूड ऑयल की बात करें तो एवरेज क्रूड ऑयल कंटेन अबाउट 50% बाय वेट नैपथीन्स। तो 50% बाय वेट जो होती हैं क्रूड ऑयल में ऑन एन एवरेज नैपथीन्स प्रेजेंट होती हैं एंड नैपथीन्स आर मॉडरेटली गुड कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन। ये माना जाता है कि जो आपका नैपथीन्स है, नैपथीन्स आर मॉडेस्टली गुड कंपोनेंट ऑफ गैसोलीन। ठीक है। तो यहाँ पर और भी कॉम्पोजिशन दिए हुए हैं नैपथेनिक सीरीज़ के। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होती है वो होती है एरोमेटिक्स, या जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक कंपोनेंट्स। तो एरोमेटिक कंपोनेंट्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो 6 कार्बन एटम इन रिंग विद 3 अराउंड लिंकेज, ये होती है इसकी शेप। बेंजीन, टोल्यूइन, ज़ाइलीन, इथाइल बेंजीन, क्यूमीन, नैप्थलीन, they are the example of aromatic series. Aromatics are not desirable in kerosene. केरोसिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और ये माना जाता है कि जो केरोसिन में एरोमेटिक्स होते हैं दे आर नॉट डिज़ायरेबल। एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में भी एरोमेटिक्स डिज़ायरेबल नहीं होते। बेंजीन इज़ कार्सिनोजेनिक एंड हैंस अनडिज़ायरेबल पार्ट ऑफ गैसोलीन। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो केरोसिन होता है उसमें एरोमेटिक्स जो होते हैं, सो बेंजीन इज़ अ अनडिज़ायरेबल पार्ट ऑफ गैसोलीन बिकॉज बेंजीन इज़ कार्सिनोजेनिक and undesirable part of the gasoline. So here we will discuss what are the non-hydrocarbons present in petroleum. So the sulfur compounds, nitrogen compounds and oxygen compounds, they are the non-hydrocarbons present in the petroleum. तो यहाँ पर कौन कौन से सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम में? तो हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मरकैप्टेंस। The sulfur compounds are present in the form of mercaptans and hydrogen sulfide in petroleum. Undesirable होते हैं because due to foul odor up to 0.52% to 7%. तो यहाँ पर सल्फर कंपाउंड्स जो होते हैं वो अनडिज़ायरेबल होते हैं ड्यू टू दी फाउल ओडर। अगर हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बात करें तो कौन कौन से नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं पेट्रोलियम में? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्यूनोटाइन, पिरिडीन, पायरोल, इंडोल, कार्बाजोल इन पेट्रोलियम। तो कई बार आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे IOCL रिफाइनरीज का डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होता है, HPCL का एग्ज़ाम होता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, किस फॉर्म में पेट्रोलियम में प्रेजेंट होते हैं। सल्फ़र कंपाउंड और ऑक्सीजन कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए है कि आप लोग यहाँ से पढ़ लें, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम की चीज़ है। फिर पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो रहते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रिएट करते हैं या एडवर्स इफेक्ट देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिफाइनिंग। The presence of nitrogen compounds in gasoline and kerosene degrades the color of product on exposure to sunlight, and they may cause gum formation, normally less than 0.2%. अगर 0.2% तक भी प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, ये गम फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो ये नॉर्मली कितना होना चाहिए, 0.2 से भी कम होना चाहिए। इसका जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इनकी जो परसेंटेज होती है वो कितनी प्रेजेंट, नॉर्मली कितनी प्रेजेंट होती है क्रूड ऑयल में। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उनके क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन गैसोलीन और कैरोसिन डिग्रेड द कलर ऑफ प्रोडक्ट ऑन द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैटल रिफॉर्मिंग अगर नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कैटलिस्ट पॉइजनिंग करते हैं, कैटलिस्ट पॉइजनिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट जो नॉन हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं क्रूड ऑयल में वो होते हैं ऑक्सीजन कंपाउंड्स। ऑक्सीजन कंपाउंड्स नैप्थेनिक एसिड और फिनॉल की फॉर्म में पेट्रोलियम में प्रेजेंट होते हैं। कंटेंट ट्रेसेस टू 2%. These acid causes corrosion problem at various stages of processing and
पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिफाइनिंग क्या करते हैं, ये जो है ये कोरोजन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये कहलाते हैं इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन दी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम एंड दे आर हार्मफुल फॉर दी प्रोसेसिंग। अब हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे। पेट्रोलियम की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम ड्रिलिंग। व्हेन पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड एंड ब्रॉट टू द सरफेस द प्रेशर ड्रॉप्स रिजल्टिंग इन सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द क्रूड ऑयल। तो जब हम पेट्रोलियम को ड्रिल करते हैं और पेट्रोलियम सरफेस पे आता है तो क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है कि जो गैसेस होती हैं वो क्रूड ऑयल से सेपरेट हो जाती हैं। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ क्रूड इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल एंड साल्ट। और अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग की बात करें तो फर्दर प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उसमें अगर वाटर प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है तो इनको रिमूव किया जाता है। और इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको रिमूव करने के लिए हम करते हैं डिज़ाल्टिंग। ठीक है, डिज़ाल्टिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एसोसिएटेड नेचुरल गैस इज़ फर्दर प्रोसेस्ड फॉर सेपरेशन ऑफ नेचुरल गैस, कंडेंसेट एंड एसिड गैसेस। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग की ये जो फ्लो शीट है ये मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये फ्लो शीट जो है इसको बनाया है। ठीक है, आप यहाँ से फ्लो शीट देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस प्रोसेसिंग की फ्लो शीट कैसे रहेगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और गेट केमिकल प्लैनेट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।